हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है MCAT 2020 इन वन कंप्लीट वीडियो। जी बिल्कुल, MCAT 2020 और PMDC की जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को समझना और क्या क्या रूल्स हैं MCAT के, ये तमाम बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप इस साल 2020 में या फिर आप MCAT का एग्ज़ाम अगले साल या उससे अगले साल देना चाहते हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि MCAT क्या है, इसके कितने क्या क्या रूल्स हैं और किन किन बातों को हमारे लिए जानना ज़रूरी है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है आप सबके लिए, और इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिहाज से स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होती। बेशक वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल दूर होंगे। जो चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलें डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे कि PMDC की एडमिशन पॉलिसी 2020 क्या है, उसमें किन किन बातों को हमें समझना लाजमी है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए जानना लाजमी है। अगर हम इस साल या इससे अगले साल कभी भी MCAT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो किन किन पॉइंट्स को समझना हमारे लिए लाजमी है। सेकंड चीज़ है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से मेरिट की कैलकुलेशन होगी, उन तमाम पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिक पॉइंट है कि एक स्टूडेंट मेरिट पे आ जाता है लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होने की बेस पे उसे वो सीट नहीं दे दी जाती। तो इन डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट करना और हमें कब तक ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक वीडियो में, मतलब ये है ऑल इन वन वीडियो फॉर द MCAT स्टूडेंट्स। सो चलें सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट पैटर्न कि क्या है टेस्ट पैटर्न MDCAT 2020 का। तो देखें MDCAT 2020 में आपको MDCAT में MCQs दे दिए जाएंगे जो कि 200 MCQs होंगे, जो आपके 4 सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसमें बायोलॉजी 80 देख सकते हैं आप यहाँ, केमिस्ट्री 60, फिजिक्स 40 एंड इंग्लिश जो है वो 20 MCQs पे बेस करेगा। तो टोटल 4 पोर्शंस होंगे जिसमें आपको टोटल 200 MCQs दे दिए जाएंगे। और अगर हम डिफ़िकल्टी इंडेक्स देखें तो ये आप देख सकते हैं डिफ़िकल्टी इंडेक्स है, मतलब 15% बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, 15% इजी क्वेश्चंस होंगे, 40% मॉडरेट होंगे, 20% हार्ड होंगे और 10% वेरी हार्ड होंगे। तो ये पूरा जो आपके 200 MCQs होंगे उनका एक शॉर्ट सा रिव्यू दिया है, इंडेक्स दिया है कि कितना इसके अंदर जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स है वो क्या होगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो है टाइम मैनेजमेंट और वो टाइम आपको दे दिया जाएगा 200 MCQs को सॉल्व करने का 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मतलब कि 150 मिनट्स। और 150 मिनट्स के अंदर आपको 200 MCQs सॉल्व करने होंगे। और इसके साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे कि लास्ट ईयर 2019 तक था, उसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, अब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 200 MCQs, सो हर MCQs 1 मार्क कैरी करेगा। और इसके साथ कुछ और बातें जो कि इम्प्रूवर्स के लिए या उनके लिए हैं वो क्या है, आप देखेंगे ये टेस्ट जो है जस्ट एक सीजन के लिए वैलिड है, मतलब अगर आप इस साल देंगे तो ये टेस्ट सिर्फ इसी साल के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि इस साल का टेस्ट आप नेक्स्ट ईयर जब कोई टेस्ट होगा तो उसमें अपना स्कोर देंगे और आप कहेंगे कि मैंने नेक्स्ट ईयर दिया था, मेरा मेरिट ये है। तो इस तरीके से ये वैलिड नहीं होता, ये जस्ट सेम सीजन के लिए वैलिड होता है। और इसमें इस साल की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नो मार्क्स डिडक्शन फॉर द इम्प्रूवर्स। अगर आप इम्प्रूवर्स हैं, आपने अपने कुछ साल सिर्फ वेस्ट किए हैं, तो आपके कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी। और याद रखिएगा कि 2020 से पहले हर कोई भी आपके पास जितने भी मतलब ईयर्स गुजरे हैं उसमें जब भी टेस्ट हुआ है तो आपको 1 ईयर के 10 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मेरिट कैलकुलेशन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2020 में है कि आपके 65% प्री मेडिकल के अंदर परसेंटेज होना लाजमी है। और याद रखिएगा कि ये 65% जो आपको दे दी गई है इसमें ग्रेस मार्क्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, ये जस्ट 65 मार्क्स हो। सो 65 मार्क्स आपके हैं तो आप MDCAT टेस्ट दे सकते हैं और उसमें अपेयर हो सकते हैं। और उसके बाद जब आप उसे क्लियर करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको
जो है फर्दर मेरिट कैलकुलेशन के अंदर आपका नाम आ जाएगा। सो यहाँ पर उन तमाम बातों का हम मेरिट कैलकुलेशंस भी देखेंगे और जो अभी मैंने कहा कि पास करेंगे वो क्या है उसे भी डिस्कस करते हैं। तो जो भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी, जैसे इस साल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है द पम्प्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो, ये हर साल चेंज होती आ रही है। 2017 में अलग थी, 18 में JSMU या आई 2019 में जो है वो लम्स आई, और इस साल है अब पम्प्स यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर जब आपका मेरिट कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है, आप 65% आपका इंटर में है, आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में आपको लेने होंगे 33% मार्क्स, मतलब 200 MCQs में से आपको 66 MCQs या उससे अबव सही करने होंगे। जब आप ये ठीक कर लेंगे तो उसके बाद आपका होगा कैलकुलेट मेरिट। और मेरिट किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि आपकी जो मैट्रिक है उसकी 10% ले ली जाएगी और FSC की जो कैलकुलेशन है वो 40% होगी, और इसके साथ जो आपका एडमिशन टेस्ट है वो 50% होगा। तो इस तरीके से वो आपको मेरिट को कैलकुलेट करेंगे, और जब वो मेरिट को कैलकुलेट करेंगे तो फिर जो आपका एक बिल्कुल बनेगा, जो नंबर बनेगा उसे हम कहते हैं एग्रीगेट, और उस एग्रीगेट के बेस पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कि आपके पास आपकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, SSC का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसी के साथ साथ अगर O लेवल्स हैं तो उनका इक्विवेलेंस C सर्टिफिकेट होना लाजमी है। नंबर 2, आपके पास अपने मार्कशीट की कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास HSC प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोविजनल, जो कि आपको कॉलेज से मिलता है। इसके साथ आपके पास प्री मेडिकल की मार्कशीट होनी चाहिए और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं, मतलब वो स्टूडेंट जो पोलियो या इस तरह के मर्ज में मुब्तला है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ कैंडिडेट का डोमिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए, और ये डोमिसाइल आप अपने इंटर के एग्जाम्स होने से पहले ही बनवा के बाद, मतलब इंटर के एग्जाम्स होने के डायरेक्ट बाद बनवा लें। पहले बनवा लें बहुत अच्छा है, नहीं बनवाते तो आपके इंटर के एग्जाम्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं आप सबसे पहला काम करें कि अपना डोमिसाइल बनाएं। और दूसरा होता है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इसे कहते हैं PRC या फिर इसे कहते हैं फॉर्म C। सो आपको अपने दो चीज़ें, मतलब एक डोमिसाइल और एक PRC बनाना लाजमी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये दो डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है। अगर ये दो डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ डोमिसाइल, फादर का डोमिसाइल भी आपका होना चाहिए, क्योंकि फादर के डोमिसाइल के बेस पे आप जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर आपके फादर अलाइव नहीं हैं तो आपको उनकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी नादरा से निकालनी होगी, और इसी के साथ साथ मदर का डोमिसाइल देना होगा। किसका देना होगा, मदर का डोमिसाइल आपको देना होगा। और अगर डाइवोर्स हुआ हुआ है, मतलब फादर अलाइव है, मदर अलाइव है, लेकिन डाइवोर्स का केस है, तो इस केस के अंदर आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट, और उसके बाद जिसके आप साथ रहते हैं, अगर फादर के साथ रहते हैं तो, मतलब फादर के साथ रहते हैं तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर डाइवोर्स के केस में अगर आप मदर के साथ हैं तो फिर आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट एंड मदर के डोमिसाइल की कॉपी चाहिए होगी। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका NIC होना आपके पास लाजमी है, और अगर आप 18 से बिलो हैं तो आपके पास बे फॉर्म होना चाहिए। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो टेस्ट है, जिस दिन टेस्ट होता है या उससे पहले जब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करने से पहले तक अगर आप 18 से कम हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उससे पहले अगर आप 18 के हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है, और उसकी जो स्लिप मिलेगी वो स्लिप आपने दे देनी है। और सेम गोज फॉर द डोमिसाइल PRC, कि अगर इन केस आप किसी वजह से डोमिसाइल इन PRC नहीं बनवा पाएँ तो फिर आप क्या करेंगे कि उस जल्दी से बनवा कर उसकी जो स्लिप है उस स्लिप की कॉपी लगवा देंगे। लेकिन एक जो इशू होता है वो ये होता है कि कॉपी में अगर आपके पास डोमिसाइल और इसका नंबर इशू होना चाहिए, शुरू में इशू नहीं होता, तो कोशिश करें कि डोमिसाइल एंड PRC जो है वो पहले बनवाना आपके लिए बहुत बहुत लाजिम है। कोशिश करें कि रिजल्ट जो आपका एडमिशन प्रोसीजर है उसके स्टार्ट होने से पहले, मतलब ये समझ लें इन शॉर्ट कि अगस्त से पहले आपके पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, आपका डोमिसाइल, आपका PRC, आपके फादर का डोमिसाइल और आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फिर बे फॉर्म। इसके साथ आपके फादर का CNAC और पासपोर्ट साइज पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड के
साथ आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अच्छी खासी बनवा कर अपने पास रख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर जस्ट आप MD कैट के लिए नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी पासपोर्ट पिक्चर्स तो जो हैं वो होनी चाहिए। यहाँ पे जो मैंने 3 लिखी हैं, सो ये बेसिकली आपका जब MD कैट का जो फॉर्म्स आता है उसके अंदर आपको चाहिए होती हैं, और ये ड्यूली बैक एंड जो है ना फ्रंट साइड जो है हमें अटेस्ट करवानी होती है और उसमें नाम भी लिखना होता है। तो ये एक अलग कंडीशन है। ये आप जब फॉर्म्स आएंगे तो उस फॉर्म्स के टाइम मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने फॉर्म्स किस तरीके से फिल करने, उस टाइम मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो काइंडली अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगस्त से पहले हर साल बनवा लिया करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कितनी तरह की सीट्स होती हैं, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में। नहीं मालूम होता कि हम MD कैट में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि सीट्स कितनी तरह की होती हैं। तो बेसिकली 2 तरह की सीट्स होती हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 सीट्स मेरिट सीट्स कहलाती हैं, और सेकंड वन इज सेल्फ फाइनेंस सीट। अगर हम मेरिट सीट्स की बात करें तो मेरिट सीट्स में हमारे पास ओपन मेरिट होती है। ओपन मेरिट का मतलब होता है ना इसमें ये होता है कि मेल है या फीमेल, ना इसमें ये होता है कि आप किसी रिलीजन, स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं होती, और ये भी नहीं देखा जाता कि आप जो है वो मेडिकली फिट हैं या जो है वो डिसेबल कंडीशन में हैं। मतलब ये चीज़ इसमें नहीं होती। आप टेस्ट देंगे, अगर टेस्ट में आपका मेरिट बन जाता है तो आप डायरेक्ट ओपन मेरिट सीट पर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आती है कोटा सीट्स या टेक डिस्ट्रिक्ट सीट। इसका मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिक सीट्स होती हैं। जैसे अगर हम लियारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो लियारी यूनिवर्सिटी में जैसे मीरपुर खास बोर्ड है उसकी 5 सीट्स हैं। ठीक है। और इसी के तरीके से अगर लियारी डिवीजन की बात करें तो उसकी 15 सीट्स हैं। तो इस तरीके से जो आपका डोमिसाइल होता है उस डोमिसाइल की बेस पे आपको मिलता है, क्योंकि आपका डोमिसाइल एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का होता है। ठीक है। तो उस डिस्ट्रिक्ट की बेस पे जो है आपको मेरिट सीट्स, जो ये कोटा सिस्टम सीट्स हैं वो मिलती हैं, या फिर इसे कहते हैं टैग डिस्ट्रिक्ट सीट्स। इसके बाद रेसिप्रोकल एंड रिजर्व्ड सीट्स होती हैं, ये भी मेरिट सीट्स में आती हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को ट्रांसफर करते हैं। मतलब ये कि आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी रिजर्व सीट्स होती हैं। जस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से समझ लें कि मैं जो है अगर लम्स में अप्लाई करता हूँ और लम्स में मैं टॉप 20 में आ जाता हूँ और मेरी 5 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं डाउ के अंदर, तो जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे लम्स के वो डाउ में आ जाएंगे, और उसके बाद के 6 to 5 स्टूडेंट्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, JSMU में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मेरिट बनता है मेरिट सीट्स पे, तो फिर उनको ट्रांसफ़र अगर वो चाहें तो, जैसे कि बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी है उसमें एक रिजर्व्ड सीट्स होती है, तो फिर यहाँ का जो सिंध का एक स्टूडेंट्स है वो मेरिट के ऊपर बलूचिस्तान की बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर रेसिप्रोकल सीट्स पे जाता है, मतलब ट्रांसफर सीट्स पे जाता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। बेसिकली ये 3 टाइप्स की सीट्स होती हैं और इनके लिए आपके पास भी डोमिसाइल आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का होना लाजमी है। उसके बाद आती है सेल्फ फाइनेंस सीट। इसका मतलब होता है कि आप जो सीट है सेल्फ फाइनेंस और मेरिट में वो ये होती है कि सेल्फ फाइनेंस की फीस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है UEAP लोकल, एक होती है फॉरेन, और एक होती है डिसेबल पर्सन। मतलब कि अगर आप पाकिस्तान के हैं, ठीक है, अगर आप फॉरेन किसी कंट्री से जो है बिलोंग नहीं करते, आप परमानेंट पाकिस्तान के हैं, तो आप सेल्फ फाइनेंस लोकल पे अप्लाई करते हैं। और अगर कोई फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है या ओवरसीज है तो वो UEDP सेल्फ फाइनेंस सीट्स पे अप्लाई करता है। और अगर एक स्टूडेंट है जो कि जैसे पोलियो है या वो फिर डिसेबल है, तो डिसेबल की कंडीशन में वो कौन सी सेल्फ फाइनेंस सीट्स पे करेगा, UDP की सेल्फ फाइनेंस सीट्स के ऊपर वो जो है वो अप्लाई करेगा। तो बेसिकली 2 तरह की हमारे पास सीट्स होती हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंध के अंदर और कितनी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को नहीं मालूम कि गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंध में कितनी है। तो अपडेटेड 2020 की न्यूज़ बता रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर अगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमारे पास 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे सिंध के अंदर। उसमें सबसे पहले हमारे पास डाउ यूनिवर्सिटी है, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी है, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज लम्स, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना जिसे हम चांद का भी कह रहे होते हैं, और पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ पम्प्स जिसे कह रहे होते हैं मेडिकल हेल्थ साइंसेज नवाबशाह, ये जस्ट फीमेल्स के लिए है, और पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गम्बट मेडिकल कॉलेज सखर के नाम से, जो सखर में मौजूद है, न्यूली है। और इसके साथ है गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज सखर, और एट लास्ट है खैरपुर मेडिकल कॉलेज। ये वो 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के सिंध के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद अब हम अगर बात करते हैं
दो और हैं, जिसमें एक एफएमडीसी है और एक है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। सो बेसिकली ये जो आपके पास दो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये पंजाब के हैं, और इसमें ये होता है कि अगर ये कुछ रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं हमारे पास, मतलब अगर आप डाओ या जेएसएमयू इनका जब फॉर्म्स फिल करेंगे तो आपको रेसिप्रोकल सीट्स के लिए अप्लाई करना होगा। सो क्या है कि एफएमडीसी की सीट्स क्राइटेरिया में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी सीट्स हैं। तो अगर आपका मेरिट आता है और आप चाहते हैं कि मैं एफएमडीसी में अप्लाई करूं, तो फिर एफएमडीसी भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है और फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पंजाब में हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, कितनी मेरिट पे हैं और इसमें कितनी एमबीबीएस हैं, कितनी बीडीएस हैं, टोटल कितनी है। सबसे बड़ी बात टोटल कितनी है, लोगों को यही नहीं मालूम होता कि हम अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स कितनी हैं। तो जनाब टोटल मेडिकल में एमबीबीएस की सीट्स हैं 2183 सीट्स, टोटल सीट्स विद सेल्फ फाइनेंस है। जितनी भी कैटेगरीज जो मैंने आपको टाइप्स बताई पीछे, रेसिप्रोकल, रिजर्व, उन तमाम की पूरे सिंध के अंदर 2180 सीट्स हैं। और अगर हम बीडीएस की बात करें तो 495 सीट्स हैं। और अगर इसे हम मजीद एक्सटेंड करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि एमबीबीएस में मेरिट की कितनी है, तो मेरिट की 2183 में से 1678 सीट्स जो हैं ये मेरिट की हैं। मतलब मैं टोटल सिंध की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मेरिट सीट्स की बात कर रहा हूँ कि 1678 आपके पास एमबीबीएस मेरिट सीट्स हैं। और अगर हम बीडीएस की बात करें तो बीडीएस में हमारे पास 426 मेरिट सीट्स हैं आउट ऑफ 495। ठीक है। और एफएमडीसी की बात की मैंने पीछे, तो एफएमडीसी की 9 सीट्स हैं और ये मेरिट है। ठीक है, इसमें सेल्फ फाइनेंस नहीं है, ये मेरिट की 9 सीट्स हैं। और इसमें हमने 2 डिवीजन किए हुए हैं एफएमडीसी के, कुछ रूरल एरियाज हैं और कुछ जो है अर्बन है। अर्बन में हमारे पास कराची आ जाता है और कराची के बाद सिंध के जितने भी एरियाज हैं वो सारे रूरल में आते हैं। तो अर्बन की 3 सीट्स हैं और अगर हम बात करें रूरल की तो हमारे पास 6 सीट्स हैं और ये मेरिट है। ठीक है। उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ का आप ये देख सकते हैं पूरा चार्ट है जिसमें मैंने बताया हुआ कि लम्स की 350 सीट्स हैं टोटल एमबीबीएस की, टोटल जो बीडीएस है 100 है। और मेरिट की अगर जो सीट्स अगर देखी जाए लम्स की तो 294 हैं और बीडीएस की 70 हैं। इस तरह डाओ को देखें तो डाओ की टोटल एमबीबीएस की 350 सीट्स हैं, बीडीएस की 200 सीट्स हैं। और अगर मेरिट में देखें तो 242 एमबीबीएस की 350 में से 242 मेरिट है। और अगर मेरिट बीडीएस देखें तो बेसिकली अगर मैं बात करूं डाओ की, तो डाओ ने 3 इंस्टीट्यूट अपने कायम किए हुए हैं, जिसमें डाओ डेंटल कॉलेज, डाओ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज और डाओ इर्शदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है। तो उसमें 85, 50 और 48 है। इस तरह से ये जेएसएमयू की है। ठीक है, जेएसएमयू में 350 मेडिक एमबीबीएस सीट्स हैं, 50 बीडीएस सीट्स हैं। और मेरिट की बात करें तो इन 350 में से 232 मेरिट सीट्स हैं एमबीबीएस की और 43 हैं बीडीएस की। शहीद लाड़काना यूनिवर्सिटी की बात करें तो 350 मेरिट एमबीबीएस टोटल सीट्स हैं। उसमें अगर मेरिट की बात करें तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें 2 मेडिकल कॉलेज आते हैं, एक गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जीएमसी कह रहे होते हैं, और एक है चांदका मेडिकल। चांदका में 183 मेडिकल एमबीबीएस की सीट्स हैं और 93 एमबीबीएस की जीएमसी में, टोटल 276 सीट्स हैं एमबीबीएस की। और इसी तरीके से बीडीएस की टोटल 50 में से 45 मेरिट सीट्स हैं। और बाकी जितनी भी रिमेनिंग है ना, ये सारी की सारी आ जाती हैं किस कैटेगरी में, सेल्फ फाइनेंस या बाकी जो कैटेगरीज है उनमें आ जाती है। पम्प्स में 243 एमबीबीएस की सीट्स हैं, बीडीएस उसमें नहीं है फिलहाल। और उसमें 165 एमबीबीएस की सीट्स हैं मेरिट पे, और बाकी जितनी रहती हैं वो फिर बाकी कैटेगरीज में आ जाती हैं जिसमें सेल्फ फाइनेंस और ये। लियारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो 100 मेडिकल एमबीबीएस सीट्स हैं और इसमें 90 जो हैं वो आपके पास मेरिट है और बाकी इसमें बीडीएस नहीं है। केएमडीसी की बात करें तो 240 सीट्स हैं जिसमें 95 सीट्स बीडीएस की हैं, ठीक है, और टोटल। और अगर हम बात करें मेरिट की सीट्स की एमबीबीएस में 212 हैं और 85 आपके पास बीडीएस की मेरिट सीट्स हैं। गंबट और केएमसी में बीडीएस नहीं है तो 100 सीट्स दोनों में एमबीबीएस की हैं। केएमसी इज खैरपुर मेडिकल कॉलेज, सो इसमें 100 सीट्स हैं टोटल और जिसमें से 82 एंड 85 सीट्स जो हैं वो मेरिट की हैं। अब हम मूव करते हैं प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ कि अगर आपका गवर्नमेंट में आप नहीं लेना चाहते, प्राइवेट में लेना चाहते हैं या आपका मेरिट कम बनता है, तो गवर्नमेंट के बाद जो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिंध में कितनी हैं, उनकी सीट्स कितनी हैं, उनके क्या नाम है, तो चलें डिस्कस करते हैं।
सो आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितने हैं अगर बात करें सिंध में, तो वो हैं 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस इन द सिंध, जो किसी न किसी से एफिलिएटेड हैं या फिर वो खुद एक यूनिवर्सिटी हैं। जिसमें सबसे पहले अल्तमश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल मेडिसिन है, कराची के अंदर मौजूद है। बकाई मेडिकल डेंटल यूनिवर्सिटी है, कराची के अंदर मौजूद है। बिलावल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज न्यूली इस्टेब्लिश है, 2019 के अंदर इसे बनाया गया और ये डाउस लम से एफिलिएटेड है और ये जामशोरों में है। इसके साथ बिटाई डेंटल मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, टंडो जाम और टंडो आदम की तरफ पढ़ते हैं। फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज कराची के अंदर मौजूद है, क्लिफ्टन की तरफ पड़ता है। हमदर्द यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। इंडस मेडिकल कॉलेज टंडो मोहम्मद जाम के अंदर मौजूद है। और जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो कि सोहेल यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, ये कराची के अंदर मौजूद है। इसके बाद आता है लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, जो कि दारुल सेहत हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड है, और इसके साथ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है। और मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास में है, एक बहुत मतलब बड़ा मेडिकल कॉलेज है। और इसके साथ सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर गर्ल्स, ये जस्ट गर्ल्स के लिए है। उसके बाद बात करें तो बैरिया मेडिकल डेंटल कॉलेज है, इस साल इसका टेस्ट नम्स ले रहा है, याद रखिएगा बैरिया नम्स के अंडर में आ रहा है। और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज किम्स के नाम से ये भी कराची में मौजूद है। इन दोनों को अगर इन दोनों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नम्स का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो इस साल जिस तरह का अगर बात करें कि प्राइवेट गवर्नमेंट या प्राइवेट की बात करें तो सिंध के टेस्ट पे आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आपको किस में अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है नम्स में। और इसके बाद अगर बात करें तो आपके पास यूनाइटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज है, कराची के अंदर मौजूद है। कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। उसके बाद है इसरा यूनिवर्सिटी, दो कैंपस हैं, एक कराची के अंदर है और एक हैदराबाद के अंदर है। उसके बाद फिजाई रुतफाव मेडिकल कॉलेज, ये न्यू बिल्कुल इस्टेब्लिश हुआ है, ये शारा फैसल के ऊपर मौजूद है। और इसके बाद सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज। अगर इनमें सबकी बात करूं तो फिलहाल अगर मैं बात करूं इस साल की 2020 की, तो फिजाई रुतफाव मेडिकल कॉलेज में इस साल जो है वो एडमिशन्स को बैंड कर दिया गया है। और अगर सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो ये लास्ट ईयर इस्टेब्लिश हुआ है। फिलहाल इसकी जो है मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है कि इसकी कितनी सीट्स हैं और क्या हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं कि इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स कितनी हैं। मतलब बात तो कर ली हमने मेडिकल कॉलेजेस की, सीट्स कितनी हैं तो देखें 1250 MBBS प्राइवेट मेडिकल सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स हैं सिंध के अंदर। और अगर BDS की बात करें तो वो हैं 635 BDS सीट्स। ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है, ये आपको मेरे पेज से भी मिल जाएगी ये पूरी लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर बाकायदा मेंशन है कि किस कॉलेज के अंदर या किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर MBBS की कितनी सीट्स हैं और इसी के साथ BDS की कितनी सीट्स हैं। जैसे मैंने आपकी टोटल जो बताई हैं कि 1250 MBBS की सीट्स हैं और 635, इसके अंदर फ़िज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज एंड सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज जो है, फ़िज़ाई रुतफ़ा तो कराची का है और सुलेमान जो है वो हैदराबाद की तरफ ओपन हुआ है लास्ट ईयर। तो इनकी जो है वो सीट्स क्राइटेरिया अभी तक जो है बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाया है अब तक ना इनकी वेबसाइट पे। और बात करूँ इनकी तो फ़िज़ाई रुतफ़ा को तो एडमिशन बैंड है, सुलेमान का भी फ़िलहाल कोई साल इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, तो इस वजह से मैं इनकी जो है वो सीट्स नहीं बता पाया। बाकी इनके अलावा जितने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पीछे नाम बता चुका हूँ, मतलब कितनी टोटल 17 आपके पास मौजूद हैं, तो उन 17 की टोटल सीट्स ये हैं। अब हम मौजूद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो याद रखिएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये PMDC की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिट्री से रिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनका टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा, उनका टेस्ट कंडक्ट करेगा नम्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्योंकि ये सवाल मुझसे पूछा गया था कि बैरिया लास्ट ईयर जो है 2019 में सिंध MCAT में था और इस साल जो है वो नम्स में क्यों है, तो नम्स में इसलिए क्योंकि वो आर्मी से रिलेटेड है। तो आर्मी से रिलेटेड जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनके टेस्ट नम्स कंडक्ट करेगा 2020 और 2000 के बाद, हमेशा 2020 के बाद। इसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की नेक्स्ट की डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एडमिशन जो लेगा MBBS या BDS में, तो पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ना अपना टेस्ट लेंगे, ना अपना एप्टीट्यूड एडमिशन टेस्ट की कोई भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे और ना ही वो किसी स्टूडेंट को पर्सनली इंटरव्यू या इन चीज़ों के लिए बुलाएंगे। अगर बात करें 2020 की तो आपको याद होगा कि जुलाई के अंदर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन स्टार्ट किए थे, आई डोंट नो किस बेस पे किए थे बट कर दिए थे, और मैंने कहा था कि आपके लिए लेना फजूल है। तो ये देखें ये पॉइंट है, ये बाकायदा ये जो फाइल्स मैं बता रहा हूँ ये भी आपको मेरे पेज से मिल जाएंगे, ठीक है, जिसकी लिंक मैं लास्ट में भी दूंगा। तो कोई भी पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 2020 या 2000 के बाद जितने भी पब्लिक और डेंटल इंस्टीट्यूशन है पब्लिक, वो 31 अक्टूबर तक अपनी लास्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस कर देंगे,
ठीक है, लास्ट नहीं करते तो फर्स्ट तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 31 अक्टूबर तक वो करेंगे और इसके बाद जो है वो अपना प्रोसीजर्स पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद एक और बात लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जितनी पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं सिंध के अंदर, उन्होंने हर साल 2020 और 2020 के बाद 31 दिसंबर तक अपना तमाम जो प्रोसेस है जिसमें टेस्ट, उनके इंटरव्यूज़, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी चीज़ें हैं वो 31 दिसंबर तक उन्होंने कंप्लीट कर देना है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि ये कि जितने भी प्राइवेट और डेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं वो 31 दिसंबर तक अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं तो वो ये है कि आपने जो अगर यहाँ पे अगर इस पॉइंट को देखें जो आपके पीएमडीसी के 2020 के रूल्स एंड रेगुलेशंस में मौजूद है, सो यहाँ पर जो बात की गई है वो ये की गई है कि जितने भी पब्लिक एंड प्राइवेट, यहाँ पे पब्लिक की बात करें या प्राइवेट की बात करें या नॉर्मली जस्ट मैं पब्लिक की बात करूँ तो लिखा है कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या डेंटल इंस्टीट्यूशंस जो सिंध में मौजूद हैं वो अगले साल से उनको 30 नवंबर तक क्या कर देना है, अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो कम से कम 3 अपलोड कर देनी है टिल 30 नवंबर। इसमें अब तक इंटरव्यूज़ की बात नहीं आई है कि उन्होंने कम से कम 3 मेरिट लिस्ट जो है वो 30 नवंबर तक अपनी पोस्ट कर देनी है, या वो वेबसाइट पे करें या किसी भी तरीके से वो उन्हें अपलोड कर दें, डिस्प्ले कर दें और इसी के साथ 31 दिसंबर तक अपना पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट कर दें। उसके बाद अगर इस पूरे को जब आप रीड करेंगे तो इसमें ये लिखा होगा कि जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट ने अगर फ़ी जो है वो डिपॉजिट नहीं की तो क्या होगा कि उसकी सीट नेक्स्ट जो कमिंग कैंडिडेट होगा उसको दे दी जाएगी। और इसी तरीके से अगर वो ट्रांसफ़र चाहता है या वो जो भी अगर उसने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया तो जो उसने प्रेफरेंस दी होगी, ठीक है, जो उसने एक सीक्वेंस लिखा होगा अपने फॉर्म्स के अंदर, तो उस फॉर्म्स की बेसिस पे उसमें जो भी सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस के लिहाज से उसे जो है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे दिया जाएगा। जस्ट एग्जांपल, किसी स्टूडेंट का जेएसएमयू में उसने उसकी फर्स्ट चॉइस लिखी थी और उसका नाम जेएसएमयू में आ जाता है और उसका मेरिट जो है वो ज़्यादा होता है लेकिन डाउ में उससे कम वाले मौजूद होते हैं और चाहता है मैं डाउ में जाऊं, तो इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि आपकी जो प्रेफरेंस है वो देखी जाती है। लेकिन आपने पूरा जो है ना चॉइस सही तरीके से रखनी है। चॉइस आप सही तरीके से नहीं रखेंगे तो आप जिस तरीके से चॉइस रखेंगे उसी तरीके से वो आपको ऐड कर देंगे। तो ये तमाम वो बातें हैं जो मैंने अभी डिस्कस की, आप देख सकते हैं जिन सबको हाईलाइट किया। और एक इंपॉर्टेंट बात कि उसे मेरिट लिस्ट के डिस्प्ले होने के बाद उस स्टूडेंट को 7 डेज़ के अंदर अपनी जो है वो फ़ी वगैरह या जो भी उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा कर देना है। अगर वो नहीं करता तो फिर उसकी सीट्स को किसी और स्टूडेंट को या कमिंग स्टूडेंट को दे दी जाएगी। ठीक है, ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं और ये आपको मेरे उसमें भी मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देख सकते हैं कि एटलीस्ट 1 वीक आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एडमिशन इन द पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगी, जब वो एडवर्टाइजमेंट करेगी पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की तो उसके ठीक 1 हफ्ते बाद जितनी भी मतलब प्राइवेट मेडिकल सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश कर सकती है। मतलब 1 हफ्ते बाद, आप ये समझ लें इस वीडियो को सुनने के बाद कि 1 हफ्ते बाद पब्लिक सेक्टर के 1 हफ्ते बाद जो है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन भी स्टार्ट हो सकते हैं और उनके जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। अगर ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं 1 वीक के बाद। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे 1 वीक कंप्लीट हुआ वो दे देंगे कि 1 वीक के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि 1 वीक के अंदर 1 वीक के बाद जो है जैसे 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है कि जब अगर आप प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको वेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि जो ट्यूशन फ़ी है 5 ईयर की, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कितनी है, इतनी फ़ीस का आपके पास आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना मौजूद है। तो ये वेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा और ये सर्टिफिकेट आप देंगे तभी आपको जो है ये मतलब एक आपके लिए लाजिम है और ये आपको पहले बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यूँ समझ लें जब फॉर्म सबमिट होते हैं उस टाइम बनवानी होती है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे डोमिसाइल तो इसकी तरह आप बहुत जल्दी बनवा लें। ये अप टू डेट होना चाहिए, तो विद इन 1 मंथ के अंदर जो है ना एडमिशन जैसे कि आते हैं तो उस टाइम ही आप इसको बनवा लें और ये बैंक से बन जाता है इजीली, तो इसमें कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपको ये शो करना है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा मौजूद है। उसके बाद अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो ये MBBS BDS में एनुअल एडमिशन्स की बात की गई है कि जो MBBS कोर्स है उस MBBS कोर्स में आपके पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में 350 सीट से अबव एडमिशन मेडिकल में MBBS की सीट में नहीं होना चाहिए और इसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में 100 सीट से अबव
MBBS की सीट्स नहीं होनी चाहिए। आपने नोट किया होगा कि जो मैंने पीछे सीट्स का क्राइटेरिया बताया उसमें 350 सीट्स से अबव कोई MBBS की सीट्स नहीं थी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी की तरह BDS में जो है वो 100 पब्लिक सेक्टर से में 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो है अगर हम बात करें कोई एक BDS जो है उसमें 80 से अबव भी पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल या डेंटल इंस्टीट्यूशन है उसमें नहीं होनी चाहिए। और जो प्रियोरिटी है, अगर हम एडमिशन की बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो जब लास्ट ईयर बहुत इशू था कि बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीट्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, या जो पंजाब के उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, तो देखें ये होगा कि जब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जब सिंध के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो पहले तो उनको ही देंगे कि आप ले लो, लेकिन अगर फिर भी कोई सीट्स बच जाती हैं, स्टूडेंट नहीं लेते क्योंकि प्राइवेट अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो अगर सीट्स रिमेनिंग रह जाती हैं तो उसके बाद की सीट्स जो हैं वो किसको दे दी जाएंगी, पंजाब या बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी किसको दी जाएगी, सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स स्टूडेंट्स को। इसके साथ जो मैंने बात की कि वो प्रोविंस के अदर स्टूडेंट्स को वैसन सीट जितनी भी होगी, जो खाली सीट्स होंगी वो दे दी जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखें अगर कोई सीट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो खाली रह जाती है, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है तो मेरा काम है समझाना। तो अगर खाली रह जाती है तो क्या होगा कि जो टॉप मेरिट स्टूडेंट होगा कि प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसे वो सीट दे दी जाएगी। आई थिंक ये बात आपको नहीं पता होगी, लेकिन खैर है, मैंने बता दी। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि फ़ी स्ट्रक्चर कितना होगा। तो याद रखिएगा कि ट्यूशन फ़ी जो होगी किसी भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की वो 9,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 9,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो एडमिशन फ़ी है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और प्रोस्पेक्टस की फ़ी 30,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो गाइज ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो आई होप कि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इनकी कन्फ्यूजन हुई होगी। तो ये तमाम वो पॉइंट्स थे जो आपके लिए जानना लाजिम थे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट है और इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये बाकायदा चेक किया है मैंने। और इसके साथ ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मेरे पेज से, जिसकी लिंक मैंने देख सकते हैं मैंने यहाँ दी हुई है, इस पेज के थ्रू जो है आप जाकर इनके एल्बम में चेक कर सकते हैं। तमाम ऑफिशियल चीज़ें जो हैं इस पेज पे मौजूद हैं। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है अब, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब MCAT से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। उसमें एडमिशन प्रोसीजर्स हों, आपकी तमाम क्यूरीज हों, या फिर मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर्स हों, वो तमाम आपको इस पे मिलेंगे। और इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अगर आप मेरा एंड्रॉयड ऐप जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और इसके थ्रू जो है वो आपको तमाम प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी ये तमाम इंपॉर्टेंट बातें बताएं जो बच्चे इन बातों में कंफ्यूज रहते हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू।